हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी एकदम बेसिक से अच्छे से करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल वरदान साबित होगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप तैयारी कराई हुई है। अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। इससे पहले हमने जियोग्राफी का चालू किया हुआ है, जिसमें 6 से 7 वीडियो अभी तक हमने डाला हुआ है और आगे डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा वहाँ से। उसके बाद हमने मनोविज्ञान का एक सीरीज चालू रखा है, जिसमें हमने 5 से 6 वीडियो उसमें भी डाला हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर वो जाके देख लीजिए। और हिंदी की बात करें तो इससे पहले हमने एक वीडियो हिंदी का भी डाला हुआ है, तो जिसमें हमने सिलेबस की चर्चा की है कि आपकी कहाँ कहाँ से प्रश्न हिंदी के अंतर्गत बनते हैं और उसके बाद हिंदी का आगमन कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा की हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि सिलेबस में आपका हिंदी का आगमन दिया हुआ है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये हमारी दूसरी वीडियो है हिंदी की। तो दूसरी वीडियो में हम आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपसे सिलेबस में वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। तो वर्णमाला से आपकी कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे तो वही इस वीडियो में जानेंगे। एक छोटी सी वीडियो में आप थोड़ा सा समय निकाल के देख लेंगे तो वर्णमाला आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। वर्णमाला की हमारी 3 से 4 वीडियो होगी, जिसमें आपको एकदम बेसिक से अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। तो वर्णमाला से आने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार जरूर देख लीजिएगा। वर्णमाला में आप देखेंगे ध्वनि होता है और वर्ण होता है। अगर वही आपसे ध्वनि की बात की जाए तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी देखेंगे तो ध्वनि होगा। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप वहाँ पे ध्वनि बताएंगे। और वहीं वर्ण की बात की जाए तो वर्ण को आप 2 रूप में बता सकते हैं। एक देखेंगे कि लिखित रूप से अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आपका वहाँ पे वर्ण होगा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपका वर्ण होगा। वो अगर वहीं वर्ण की बात की जाए तो वर्ण होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्ण आपका अविभाज्य है, अखंडित है। अर्थात अविभाज्य कहने का मतलब ये है कि उसे विभाज्य नहीं किया जा सकता। अखंडित कहने का मतलब ये है कि उसे खंड नहीं किया जा सकते। अगर वही जैसे में बात की जाए तो आपका अ हो जाता है। क पे आप हलंत लगाएंगे, फिर च और उसके बाद प। क्योंकि आप इसका देखेंगे, इसका न ही आप खंड कर सकते हैं, न ही अविभाज्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका वर्ण और न अविभाज्य होता है न खंडित होता है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर वही वर्णमाला की बात की जाए, अगर पूछ दे आपसे कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब से सुव्यवस्थित तरीके से आप लिखेंगे नहीं तो उसे वर्णमाला आप नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आप आगे देख ले, एक और पॉइंट देख लीजिए कि वर्णमाला आपका वैज्ञानिक विधि पे आधारित है। वैज्ञानिक विधि पे कैसे आधारित है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और मेन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार बेसिक से अच्छे से पढ़ और समझ लेंगे तो दोबारा आपको केवल रिवीजन करना होगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। तो इसलिए आप मेन पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा। आइए आगे के पॉइंट देख लेते हैं। तो वर्णमाला का अगर भाग देखा जाए तो वर्णमाला का सबसे पहले हम वर्णमाला को अगर बांटेंगे तो आपका एक स्वर होता है। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में ही अच्छे से जानेंगे, उसके बाद जो आगे का इसका पाठ है वो जानेंगे। तो स्वर को अगर देखा जाए तो स्वर को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नीचे तक आपका गया हुआ है तो इस प्रकार से बनाना है। तो आप यहाँ से ऊपर से समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि आप ऐसे बनाएंगे, आपका एक यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, मूल हो जाएगा, आधार स्वर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक उच्चारण स्थान इसका आपको बताएंगे। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे तो आपका उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, उसके बाद आपका दीर्घ स्वर होता है। तो वही आपका हर्ष, मूल, आधार, सब ये तीनों एक ही होता है। जहाँ पे भी अगर हर्ष स्वर पूछे आपसे, मूल स्वर पूछे आपसे, आधार स्वर पूछे आपसे, तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके जो ये स्वर होते हैं तो ये आपका अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। आप इतना ये ध्यान में रखेंगे, ये चारों ही आपके हर्ष, मूल और आधार स्वर होते हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो भी आपको आगे की
वीडियो में, इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप बने रहिएगा साथ में। उसके बाद दीर्घ स्वर में बात की जाए तो दीर्घ स्वर में आप देखेंगे आपका आ जाता है, ई आ जाता है, ऊ आ जाता है। और आ का आप खंड करेंगे तो अ प्लस आपका अ हो जाता है, और ई क्या करेंगे तो छोटी ई प्लस छोटी ई हो जाता है। ऊ का करेंगे तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। उसके बाद वही आगे आएंगे तो आपका एक संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। उसके बाद प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये आपको हम आगे बताएंगे। संयुक्त स्वर में बात की जाए तो आप देखेंगे आपका ए हो जाए, ओ हो जाता है, अ हो जाता है और औ हो जाता है। और इसका भी आप विच्छेद करेंगे, ए का विच्छेद करेंगे तो अ प्लस आपका ई हो जाएगा। ऊ का करेंगे तो अ प्लस ऊ हो जाएगा। ए का करेंगे तो अ प्लस ए हो जाएगा। औ का करेंगे तो अ प्लस ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, और इसका उच्चारण स्थान हम आपको अभी आगे बता देंगे। उसके बाद जो आपका प्लुप्त स्वर है और त्रिमात्रिक स्वर है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आइए यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो यही इतने का ही सब खेल है, आप अच्छे से इसको जान जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अ ई ऊ, आ ई ऊ, और उसके बाद ए ओ ए, और इस प्रकार से आपके स्वर होते हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। आप इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 13 और 11 में आपके कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप गांठ मान लीजिए कि आपके स्वर 11 ही होते हैं। जहाँ पे भी आए आप 11 लगाएंगे, 11 सही होगा। तो वही अ का अगर उच्चारण स्थान देखेंगे तो आपका कंठ होगा, ई का आपका तालवा होगा। उसके बाद जो ऊ है आपका ओष्ठ हो जाएगा, और री का आपका मूर्धा हो जाएगा। आप ये ध्यान में रखेंगे। वही नीचे से आप देखेंगे तो आ का भी आपका कंठ होता है, तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ एरो दे के दोनों की एक ही में समाहित किया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर अ और आ की बात की जाए तो आपका वहाँ पे कंठ हो जाएगा। ई छोटी और बड़ी की बात हो जाए तो वहाँ पे आपका तालवा हो जाएगा। और छोटाऊ बड़ाऊ की बात हो जाए तो वहाँ पे आपका ओष्ठ हो जाएगा। और ये आपका जो री है ये आपका मूर्धा से हो जाएगा। ये अब इतना आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ए की बात की जाए तो ए का आप देखेंगे कि आपका कंठ तालवा हो जाएगा। कंठ तालवा होने का चूंकि रीजन ये है कि आप देखेंगे अ प्लस ई से मिल के आपका ए बनता है, तो अ का यहाँ पे आप देख सकते हैं अ का यहाँ पे आपका कंठ होगा, और ई की बात की जाए तो आपका तालवा होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये कंठ तालवा हो जाएगा। आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। अगर वहीं पे ए की बात की जाए तो ए का भी आप देखेंगे वैसे ही है, अ प्लस ए होगा, तो इसलिए ये भी आपका कंठ तालवा हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर ओ का बात की जाए तो ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ और ओठ की सहायता से बोला जाता है, तो ये आप इसलिए कंठोष्ठ हो जाएगा। और औ की बात करें तो भी आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर इतने को आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आइए आगे वही प्लुप्त स्वर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्लुप्त स्वर में आप देखेंगे त्रिमात्रिक स्वर जिसे कहा जाता है। आप गिनती में देखेंगे 3 के जैसे लिखा जाता है, और अंग्रेजी में एस के जैसे लिखा जाता है। आप इसे ही प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखिए तो जैसे आपका ओम लिखा जाता है, बीच में आपका 3 बना दिया जाता है, 3 बना दिया जाता है, तो इसे ही हम आपके प्लुप्त स्वर कहते हैं। वही आप देखेंगे जो मेढक बोलते हैं टर टर, तो जहाँ पे बार बार ये आए तो इस प्रकार से एस के जैसे बनाया जाता है, तो ये आपका प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। आप बस इतना ही ध्यान में रखेंगे। आपसे प्रश्न बनेगा तो इतने से ही बनेगा। कोई उदाहरण देके पूछ देगा और पूछ देगा कि प्लुप्त स्वर इसमें से कौन सा है, तो इस प्रकार से आपको बताना होगा त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है। उसके बाद अयोग हुआ, वह जो स्वर मिश्रित स्वर व्यंजन है, ये आप ये भी ध्यान में रखिए। जो अयोगवाह को ही स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे ही अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह आप देखेंगे आपके 2 होते हैं, अंक और अ होता है। तो सबसे पहले अयोगवाह की बात की जाए तो सबसे पहले अयोगवाह का प्रयोग आपके किशोरी दास वाजपेयी जी ने किया था, तो तभी से ये आपके अयोगवाह के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये रहा दूसरी वीडियो है। तो इसमें हमने आपको ये बता दिया। इसके आगे वाले पार्ट में हम आपको व्यंजन बता देंगे। वर्णमाला के ही पार्ट में आपका व्यंजन आता है, तो व्यंजन बताएंगे। इसमें आपको स्वर को हमने एक छोटी सी वीडियो में अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम सीक्वेंस में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे सुपर टेट के लिए, जहाँ आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, एकदम जीरो के अर्थ से एकदम
तैयारी कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।